देश तो हम सब ने मिलकर के बनाया है। हमारी जैसी क्वालिटी होगी वैसा ही देश बनेगा। आज जो आप यहां बैठ करके स्कूल के कमरों के अंदर में सीख रहे हो, आज जैसे आपके अंदर में गुण आ रहे हैं, वही कल समाज के अंदर में रिफ्लेक्ट होंगे। आज जो आपके बुजुर्ग पिताजी माताजी यहाँ पे माठ साहब वगैरह यहाँ पे आपके बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये जो सोसाइटी के अंदर में आज डिसीजन मेकर हैं, आज वो निर्णय लेते हैं। आज से 10 साल के बाद में आप लोग यहां बैठे होंगे और निर्णय लेने वाले आप होंगे। जब आप निर्णय लेने वाले होंगे तो आप किस प्रकार के निर्णय लोगे? आप अच्छे इंसान होगे तो अच्छे निर्णय लोगे और बुरे इंसान होगे तो बुरे निर्णय लोगे। अभी कति साहब ने बोला है कि आप तस्करों को बुला करके माल्यार्पण यहां पे स्टेज के ऊपर में करोगे तो अपने बच्चों को एक गलत तरीका का मॉडल आगे बढ़ने के लिए दे रहे हो। आप अच्छे लोगों को, शिक्षाविदों को, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, धर्मगुरुओं को, आप समाज सेवकों को करके बच्चे को सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसे लोगों को स्टेज के ऊपर में बुलाना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा कति साहब ने। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपकी क्वालिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम आपके पास में बार बार आते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं। बच्चों, आप लोग सभी इंटेलिजेंट हो, आप सुपर इंटेलिजेंट हो, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं। मुझे पता है कि हर एक बच्चा जिसके शरीर में किसी प्रकार का कोई नुक्स नहीं है, वो बच्चा किसी भी लेवल तक की अचीवमेंट कर सकता है यदि वो बच्चा समझ जाए तो। और उस बच्चे को सपोर्ट मिलना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से। ये जो बुजुर्ग या माता पिता बैठे हैं, उनको भी सबको ये सुनने की आवश्यकता है कि जब बच्चा पढ़ाई करने के लिए जाता है तो आप सिर्फ मार्क्स साहब के भरोसे बच्चा मत कीजिए। जो पढ़ाई जो सिस्टम है उसके अंदर में मार्क्स साहब का भी इतना रोल है, स्कूल का भी इतना रोल है, समाज का भी इतना रोल है और माता पिता का भी इतना रोल है। माता पिता का भी बराबर रोल है। कहते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए मां पहली अध्यापिका होती है। किसी भी बच्चे के लिए मां पहली अध्यापिका होती है और घर पहला स्कूल होता है। मां यदि ठीक ठाक है, उसके अंदर में गुण है, पढ़ी लिखी है थोड़ी, उसके अंदर में अच्छे संस्कार है और घर का वातावरण ठीक है, तो उस बच्चे के अंदर में वहीं से भी शिक्षा शुरू हो जाएगी। इसलिए बच्चियों का पढ़ना समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी माताएं समाज के अंदर में होगी तो समाज बेटर होगा। बहुत जरूरी है हमारे लिए बच्चियों की एजुकेशन को आगे करना। जो बुजुर्ग हैं, गांव के जो लोग हैं, जो सरपंच साहब हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उनको समझने की आवश्यकता है कि समाज या देश को विकास करना है तो ये 50% पॉपुलेशन जो मेल है उसके आधार पर समाज विकसित नहीं हो सकता है। 100% पॉपुलेशन, ये और ये, मेल और फीमेल, आदमी और औरत, जो कि 100% पॉपुलेशन बनती है सोसाइटी की, उन सबको एजुकेट करेंगे, उन सबको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, सबका अच्छी तरह से पालन पोषण करेंगे, सबके अंदर में संस्कार डालेंगे, तभी समाज विकसित होगा। पूरी दुनिया के अंदर में 3 प्रकार के देश हैं: विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश। विकसित देश वही है जिनके अंदर में आदमी और औरत का पूरा रोल होता है देश को आगे बढ़ाने के अंदर में, और आदमी और औरत कंधे से कंधा मिला करके देश के विकास के अंदर में भागीदार बनते हैं। विकासशील देश वो है जिसके अंदर में आदमी तो ठीक ठाक बढ़ गए हैं, परंतु औरतों की एजुकेशन की तरफ में ध्यान नहीं दिया, तो औरतें विकास के अंदर में पूरी भागीदारी नहीं निभा सकती है। परंतु वो थोड़े से समझ गए हैं और औरतों की एजुकेशन के अंदर में, गर्ल्स की एजुकेशन की तरफ में थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, तो उन देशों को विकासशील देश कहते हैं। और अविकसित देश वो हैं जिन्होंने आज भी गर्ल्स एजुकेशन की तरफ में, विमेन एजुकेशन की तरफ में ध्यान नहीं दिया है। यदि आप चाहते हो कि हमारा देश विकसित हो, आप चाहते हो कि भारत विश्वगुरु बने, आप चाहते हो कि भारत 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, तो हमको इन बच्चियों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना पड़ेगा। और ये समाज की और माता पिताओं की और गुरुजनों की और हमारे समाज की सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिक्षा जो है वो माता पिता से शुरू होती है, स्कूल के अंदर में आते हैं, स्कूल का माहौल होता है और सोसाइटी के चारों तरफ का एनवायरमेंट होता है। बच्चा किस एनवायरमेंट के थ्रू गुजरता है। अब मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा है, घर से पढ़ने के लिए इस स्कूल में आया, इधर उसका घर है, और एक बच्चा उस तरफ से आया पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से। अब वो 2-3 किलोमीटर इस तरफ में जो है वो सेठ साहूकारों के घर है, बड़े बड़े अधिकारियों के घर है, और रास्ते के अंदर में सब बहुत अच्छी तरह से बातचीत करने वाले, बहुत सभ्य तरीके से बातचीत करने, व्यवहार करने वाले
और बच्चा जहां जाकर के शाम को रुकता है वहां भी चारों तरफ में बहुत अच्छा माहौल है। एक बच्चा इस तरफ में आता है जहां बीच में शराब की दुकान है, वहां पे झुग्गी झोपड़ी है, वहां पे जुआ चल रहा है, वहां पे गाड़ियां निकाल रहे हैं, और जो घर जाकर के जहां रहेगा उसके आसपास में भी इसी प्रकार का व्यवहार है, इसी प्रकार का वातावरण है। बच्चा वहां भी आया, यहाँ बच्चा वहां से आया, उनको सबको एक ही मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, एक ही क्लास के अंदर में पढ़ा रहे हैं। आप बताओ कि उन बच्चों की दोनों की जो पढ़ाई के अंदर में उपलब्धि होगी बराबर होगी या एक ही कम या एक ही ज्यादा होगी? एक ही कम और एक ज्यादा, इतना आप समझते हो। रिजर्वेशन देने का यही कारण है कि जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, एसटीज के हैं, ओबीसीज हैं, उनके वहां पे सोसाइटी का एनवायरमेंट इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो सब सेम स्कूल में पढ़ते हुए भी, सेम सुविधाओं को भोगते हुए भी उनकी अचीवमेंट, उनका जो विकास है उतना नहीं हो सकता जितना कि अच्छी कॉलोनी के अंदर में अच्छे पढ़े लिखे एनवायरमेंट के अंदर में लोग रहते हैं। हमको चाहिए कि हम अपने एनवायरमेंट को सोसाइटी के अंदर में ठीक करें, अपने आसपास का जो व्यवहार है उसको ठीक करें, आसपास लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, पढ़े लिखे एनवायर को क्रिएट करें, बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, लोगों को व्यसन से, गलत धंधों से या उस प्रकार कुरीतियों से, जिस प्रकार के जो चीजें होती हैं उनको सोसाइटी को उनसे मुक्त करवाएं, ताकि हम पूरी सोसाइटी को एक अच्छा एनवायरमेंट दे पाएं, तभी जाकर के हमारे देश का विकास हो पाएगा। नहीं तो हम विकास एक सपना रह जाएगा, हम विकास नहीं कर पाएंगे। बहुत जरूरी है हमारे लिए। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे हाथ में दे दिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आपके राइट्स भी है, आपके अधिकार भी है, और आज तक हम सिर्फ अधिकारों के बारे में बात करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है, मेरा ये है, वो है, उसके बारे में बात करते हैं। परंतु यंग बच्चों, नौजवानों, आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जहां आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, उसका अगला चैप्टर, इसका 3 नंबर चैप्टर है आपके फंडामेंटल राइट्स का, यानी कि मौलिक अधिकारों का है। तो आप इसका 4 नंबर चैप्टर उठा करके देख लीजिए, वो आपके मौलिक कर्तव्यों का है। मौलिक कर्तव्य भी हैं आपके अधिकारों के साथ साथ में आपके फर्ज भी हैं। कोई भी आदमी नहीं जानता है कि मेरा फर्ज क्या है देश के प्रति, समाज के प्रति। अमेरिका की डेमोक्रेसी 200 साल पुरानी है, भारत की डेमोक्रेसी 75 साल पुरानी है। 75 साल पहले आजाद हुए, वो 200 साल पहले आजाद हो गए। अमेरिका में भी जैसे आज भारत में चल रहा है वैसे ही चल रहा था। अमेरिका के अंदर में एक राष्ट्रपति आया, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी से पहले की अमेरिका और जॉन एफ कैनेडी के बाद की अमेरिका में रात दिन का फर्क था, रात दिन का फर्क था। अब क्यों फर्क हुआ? इसका फर्क का कारण यह है कि उसने लोगों के सोचने का तरीका बदली कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जब राष्ट्रपति बने तो वो सब जगह जाकर के कहते थे, अंग्रेजी के अंदर में भाषण देते थे, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। मैं इसको हिंदी में भी आपको समझाऊंगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं, अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसको रिपीट करता हूं और फिर हिंदी में समझाऊंगा आपको। उन्होंने कहा, मेरे साथ में बोले आप लोग पहले बच्चे, ताकि आपके जबान पे ये चीज आ जाए। बोलो, आस्क नॉट, जोर से बोलो, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। इसका अर्थ यह होता है कि देश से यह मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, अपने आप से यह पूछो कि आप देश के लिए क्या कर सकते हो, आप समाज के लिए क्या कर सकते हो। आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, आप इसी समाज के बल के ऊपर में आगे बढ़ते हो। आपको आगे बढ़ने के लिए हजारों लोगों का सहयोग होता है। तो आपका सोसाइटी को डेवलपमेंट करने में आपका क्या योगदान है, उसको समझने की आवश्यकता है। जॉन एफ कैनेडी जहां भी जाते थे इस बात को करते थे। उसके बाद अमेरिका के लोगों का सोचने का तरीका बदली हो गया, लोगों ने देश के प्रति प्रेम बढ़ गया, लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। जो नीचे था उसको ऊपर लाना शुरू कर दिया, और ऐसी पॉलिसीज कंट्री के अंदर में बन गई कि आज अमेरिका विकसित देश है और सुपर पावर है, क्योंकि वहां हर आदमी दूसरे आदमी को आगे बढ़ाता है और उनको मदद करता है। हम जो है हमारे सोच ऐसा होता है कि मार्केट में पहुंच गाड़ी होनी चाहिए, पहुंच में लो मकीन होना चाहिए, पार लो बोलो कैंसर हूं मारे तो 100 रुपये देवा को नहीं पे
कैसे आगे बढ़ेंगे हम, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई कैसे कम होगी, ये हमको चिंता का विषय है। समाज के अंदर में ऐसी कुरीतियां हैं कि उस कुरीतियों के मतलब पुराने जमाने के अंदर में एक मृत्यु भोज की मैं बात करूं तो मृत्यु भोज मैं भी आपके सामने 58 साल की उम्र का हो गया, मैंने देखा है कि मौत के ऊपर में सिर्फ खटा खिचड़ा खाते थे, उसके बाद धीरे धीरे लाठिया गुड़ आया, लाठिया गुड़ डाल करके लाफी बनानी शुरू कर दी, लाठिया गुड़, थोड़ा सा लोगों के पास पैसा आ गया, लाठिया गुड़ हटा दिया और अच्छे वाला गुड़ डालना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद और पैसा आ गया लोगों के पास तो गुड़ हटा दिया, उसमें चीनी डालनी शुरू कर दी, उसके बाद में चीनी डालनी शुरू कर दी, उसके बाद में एक टाइम की जगह दोनों टाइम बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद और पैसे आए तो उन्होंने चीनी के साथ मीठे हलवे के साथ में चीनी के हलवे के साथ साथ में नुक्ती भी बनानी शुरू कर दी, और थोड़े पैसे आए उसने चक्कियां भी बनानी शुरू कर दी, उसके बाद में 3 सब्जियां भी बनानी शुरू कर दी, उसके बाद पूड़ियां भी समूह कर देनी, उसके बाद घेवर भी बनाने शुरू कर दिए, और पता नहीं हम कहां कहां बढ़ते जा रहे हैं। आज मौत के ऊपर में मौत को हम जश्न के रूप में मनाते जा रहे हैं। हमारी मानवीय संवेदनाएं कहां गई? एक घुनो बकरियों मर जावे जको उन बकरियों 2 दिन तक पानी को पिए नहीं, कूचो को खावे नहीं, और भाई काको बड़ो मामो मरियो जो को पे पहाड़े बैठ पर उन्हीं टाइम चूरमा करना हरू कर दो और लबा लब दे तो नहीं हीरो खातो मिटो, अपने बिल्कुल शर्म आवेज को नहीं, अपनी असंवेदना है जो कि आप इंसान हो कि कहीं हो, और बिल्कुल अपने अच्छे और बुरे के अंदर में कोई फर्क समझ में नहीं आता हमको। मैं दो बच्चों का एग्जाम्पल लेना चाहता हूं। 2 बच्चे खड़े हो जाओ, 2 बच्चे खड़े हो जाओ, आ जाओ, तो कोई भी आ जाओ बेटा, आ जाओ, एक इधर आ जा, अरे एक इधर आ जा, एक इधर आ जा, आ जा। ये 2 बच्चे हैं। अब ये बच्चा मान लो घर के अंदर में अच्छे नंबर परीक्षा हुई, दीपाराम जी रिजल्ट डिक्लेयर करियो और एक बहुत अच्छे नंबर ला पर घर में और मार्कशीट ले परी मां करने गयो, मम्मी मम्मी हूं तो क्लास में फर्स्ट आ गो, इतना बढ़िया नंबर आया, मार दो फर्स्ट डिवीजन बन गो। ओ बच्चों है ओ फेल हो गो क्लास में फेल नहीं, ऐसी फील मत करना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चा है जो है। अच्छा, तो बच्चों फेल हो गो और अभी मां कने गयो मुंडो लटकायो। अब बताओ कि कौन सी मां अपने बच्चे को मीठा चूरमा करवाएगी, हलवा बनाएगी या गुड़ खिलाएगी या पास में मिठाई की दुकान होगी तो लाके खिलाएगी? कौन से वाले बच्चे को खिलाएगी? इसको खिलाएगी। इसका मतलब आप सब समझदार हो कि खुशी के टाइम में मीठा भोजन किया जाता है, खुशी के टाइम लड्डू बांटे जाते हैं, खुशी के टाइम चूरमा किया जाता है। अब ये सिर्फ एक बच्चा फेल हुआ, दुख है, और दुख के अंदर में ये बिल्कुल एकदम दाल रोटी खाकर के घर में बैठ जाएगा। घर वालों को भी दुख है, मां को भी दुख है, पिताजी को भी दुख है। यानी कि जहां दुख होता, मानवीय संवेदना ये कहती है कि जहां दुख होता है वहां साधारण भोजन करो, उस दुख को बांटो और दुख को कम करो, न कि बैठ करके 5 पकवान खाओ और उसके अंदर में अमल घोटो और उसमें 5 टाइम चाय बनाओ और कड़क हल्दी बनाओ और मीठी हल्दी बनाओ और ऐसे टाइप की वो चलते रहते हैं। बैठ जाओ, थैंक यू। तो हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि सोसाइटी के अंदर में आप लोग डिसीजन मेकर होंगे कुछ टाइम के बाद में, आपको ये सोचने की आपके अंदर में इतना विवेक जागृत होना चाहिए कि आप उसका डिसीजन, सही डिसीजन ले सकें। कितने बच्चे कहते हैं कि मृत्यु भोज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हाथ खड़ा करो। कितने बच्चे कहते हैं मृत्यु भोज खाना चाहिए? कोई भी नहीं। कितने बच्चे कहते हैं कि मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए? ओके, डाउन डाउन डाउन। एक बच्चे ने कहा था हिम्मत करके कि मृत्यु भोज खाना चाहिए, हाथ खड़ा करें, उसको खड़ा करें आप। हाँ बिल्कुल एकदम। देखो आप बच्चे ध्यान रखना, कोई भी चीज गलत नहीं होती है, कोई चीज सही नहीं होती है। हो सकता है उस बच्चे का लॉजिक कोई हो जो कि एकदम आउट ऑफ बॉक्स हो। यदि कोई कन्विंस कर सकता है कि मृत्यु भोज खाना चाहिए तो वो खड़ा होकर के मुझे कन्विंस कर सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका इतना टाइम नहीं है डिस्कस करने का। मेरे कहने का मतलब है कि ये इसी प्रकार की दूसरी दुनिया भर की कुरीतियां हैं हमको। कभी वो कोई किसी में पैसा खर्च कर देते हैं, कभी समुद्यालय में खर्च कर देते हैं, कभी सूरज पूजने में खर्च कर देते हैं, कभी गवर के अंदर में पैसा खर्च कर देते हैं। पता नहीं हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और हम पता नहीं इतने सारे पैसे कहां से लेके आते हैं। मेरे गांव के अंदर में एक आदमी था, उसको मैंने बोला कि भाई बच्चे को जोधपुर भेज दो, तो बोले सर जोधपुर भेजना मार्गन का टपया है। उसके 2 महीने के बाद में उनके घर में डेथ हो गई। 5 लाख रुपए खर्च करके चीनी का हीरा बना दिया। मैंने उनसे पूछा भाई अभी पैसा कहां से आ गया?
कि वो तो करना पड़े सर, नहीं तो मैंने बोलने को देवे नहीं। तो इसका मतलब है कि मिनखों के प्रेशर के अंदर में आकर के हम इस प्रकार का काम करते हैं। तो ये जो प्रेशर खत्म होना चाहिए कब होगा? जब सब लोग हम खाना बंद कर देंगे, सब लोग करना बंद कर देंगे, तब उस गरीब आदमी के ऊपर में वो प्रेशर खत्म हो जाएगा कि वो लोगों की मतलब उसके प्रेशर में आकर के नहीं खर्च करेगा। उस व्यक्ति के लिए उसको बच्चे को पढ़ाना जरूरी था, नहीं पढ़ाया उसने, क्योंकि उसके ऊपर में प्रेशर था कि खर्चो करना पड़ी, डोगरो जाए जिन्होंने हीरो बनाना पड़ी। उदाहरण लवे वो पया, अब वो 2-3 साल तक उन्होंने ब्याज दिवे, टाबरा मिर्चों रोटी खावे, उन्हें बच्चा ठीक ढंग से स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर सके, फिर गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर रह जाता है, गरीबी और अमीरी के बीच में खाई बढ़ती रहती है, और ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। गरीबी के लिए जो आदमी गरीब है वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी हद तक जा सकता है, वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। हो सकता है कि वो आदमी जो है वो कुछ भी कर दे, और वो हमारी जो इंफॉर्मेशन है युद्ध के टाइम में, यहाँ पे बॉर्डर के अंदर में युद्ध होती है, वो पाकिस्तान वाले उसको पैसा दे तो वो पाकिस्तान के अंदर में खबरें भी दे देगा, मरता क्या नहीं करता। गरीबी गरीबी होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गरीब लोगों को, जिनके पास में पैसे कम हैं, उनको यदि खर्चा कम करवाना है तो हम सभी को मृत्यु भोज खाना छोड़ना पड़ेगा। आप एग्री करते हो सभी? मैं पिछले 40 साल से मृत्यु भोज नहीं खा रहा हूं। खती साहब ने जैसा बताया कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो हमने कोई लापसी नहीं बनाई। जिसने 12 दिन तक नॉर्मल दाल रोटी बनाई वैसी बनाई, 12वें दिन तक भी लोगों ने कहा है कि कम से कम लापी तो बना दो, मैंने कोई लापी आपी नहीं, 12वें दिन भी हमने दाल रोटी बनाई और किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं किया उसके अंदर में। उलूल फूल के अंदर में हमने जो पैसा बचाया वो हमने सभी जातियों के अंदर में, जो हमारे समाज के अंदर में जातियां होती है, उनके हॉस्टल बने हुए थे, उन हॉस्टलों के अंदर में पैसा दे दिया। जाट, बिश्नोई, राजपूत, मेघवाल, भील, चारण, राजपुरोहित, जो अपनी गांव की जातियां होती हैं, उन्हीं सभी जातियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 51 हजार रुपए के चेक दे दिए। हमने कहा, लोगों ने कहा कि भाई थे तो जाट हो तो थे जाटों ने दो, थे दूसरों ने क्यों दो? मेरा जवाब था कि जब हम बढ़ते हैं, खड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जीवन चलाते हैं, तो हजारों लाखों लोगों को आपको आगे बढ़ाने के लिए रोल है। सिर्फ आपकी जाट जाति का या मेघवाल जाति का या बिश्नोई जाति का या राजपूत जाति का अकेला का रोल नहीं है। माँ बाप ने जन्म दिया है, परंतु आपके माठ साहब कौन पढ़ाते हैं आपको, जिसकी वजह से आपका जीवन संवार रहा है? कौन जाति का माठ साहब है वो? आपके ऊपर में जिस रोड के ऊपर में अच्छी तरह से चल के आते हो, वो रोड किसने बनाई? आज इस टेंट के नीचे बैठे हो, किसने ये टेंट बनाया आपका? ये जो कपड़े पहन रहे हो आपने, किसने ये कपड़ा फैक्ट्री के अंदर में बनाया? आपकी जो घड़ी चल रही है, माइक चल रहा है, इसकी वजह से आवाज आप तक पहुंच रही है, किसने माइक बनाया? अदृश्य व्यक्ति है, किसी ने गरीब ने फैक्ट्री में बैठ के बनाया होगा। वो किसी भी जाति का रहा होगा, किसी भी धर्म का रहा होगा, वो किसी भी देश का रहा होगा। हमको अपनी जाति या धर्म के अंदर में सिमट के नहीं रहना है। हमको एक वैश्विक नागरिक की तरह सबके भले के अंदर में अपना भला समझना चाहिए। प्रकृति में हमने बहुत गजब का संदेश दिया, पर हम समझते नहीं है। जो समझते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि कोरोना के टाइम में शहर के अंदर में एक कॉलोनी के अंदर में मान लो 200 लोग थे। जब तक वो पूरे के पूरे 200 लोगों को इंजेक्शन लग करके कोरोना खत्म नहीं हुआ, उसमें से एक भी व्यक्ति कोरोना वाला रह गया तो वापस कोरोना पूरे के पूरे 200 लोगों में फैल जाता था। प्रकृति क्या संदेश देती है कि सबके स्वास्थ्य में हर एक का स्वास्थ्य है, सबके भले के अंदर में हर एक का भला है। एक भी आदमी गरीब रह जाता है, एक भी आदमी दुखी रह जाता है, तो उसी अनुपात के अंदर में समाज दुखी रहता है या समाज गरीब रहता है या देश कमजोर रहता है। देश को मजबूत करना है तो हमको देश के हर नागरिक को मजबूत करना पड़ेगा, और खास करके ऐसे नागरिक को जो डाउन ट्रूडन है, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिसकी मदद कोई नहीं करता है, हमको मदद करनी चाहिए। और मदद कहां से करेंगे जब हम कुरूपियों के अंदर में पैसा 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, परंतु हम शिक्षा के अंदर में खर्च नहीं करते। दुनिया इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, पढ़ाई दुनिया के ऊपर में। अब कल परसों में पढ़ रहा था कि एलन मस्क नाम का एक अमेरिका का एक आदमी है, उसने एक रॉकेट बनाया है जो आपको चांद के ऊपर में लेके जाएगा। जैसे यहां से बस हरिद्वार लेके जाती है ना, चांद के ऊपर में लेके जाएगा और वहां से वापस लाएगा, चांद के दर्शन करा करके आपको वापस लाएगा। यानी कि चांद के ऊपर में टूरिज्म शुरू हो गया है। चांद के ऊपर में टूरिस्ट जाएंगे और उसका जो रॉकेट है अगले 10 साल के लिए पूरा पैक हो गया है। 10 साल के लिए उसके अंदर में एक भी सीट बाकी नहीं है। लोग तो वहां पहुंच रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में ऐसे ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं कि वो इंसान की तरह काम कर देगा।
उसका नाम है ह्यूमनॉइड रोबोट। वो रोबोट आपकी खेती काट देगा। आप घर में जाके गए, आपकी कार खड़ी हुई, रोबोट आपके पास आएगा, आपकी कार का दरवाजा खोलेगा, आपके अंदर में सामान उठाएगा और आपकी रसोई में रख देगा। आप जाकर के सोफा में बैठ गए, आपने रोबोट को ऑर्डर दे दिया, चाय बना करके आपको पिला देगा, आपके घर की साफ सफाई कर देगा। इस प्रकार के रोबोट्स आ गए हैं। तो हम जब पढ़ाई के अंदर में आगे नहीं बढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं करवाएंगे, उनको कॉलेजेस में भेज के इस प्रकार की टेक्निकल एजुकेशन नहीं कराएंगे, हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? आप सोचते हो कि एमए करने से बच्चा आगे बढ़ जाएगा? कदापि नहीं। आने वाले टाइम के अंदर में एमए बीए किया हुआ व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ माना जाएगा जब तक उसके अंदर में किसी प्रकार का कोई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं हो। उसके अंदर में कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। आज जब वो रोबोट जब हमारे सब काम कर देगा तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमको इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी है कि हम रोबोट बनाने वाले बने, रोबोट को ठीक करने वाले बने, और रोबोट से भी आगे की साइंस को हम आगे पढ़े। अनफॉर्चुनेटली है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इससे बड़ी कोई डेमोक्रेसी है नहीं। चाइना वगैरह वो डेमोक्रेसी नहीं है, जनसंख्या में ज्यादा हो सकते हैं पर वो डेमोक्रेसी नहीं है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक देश भारत है, और एक भी आविष्कार भारतीयों ने नहीं किया है। न हमने कोई रेल बनाई, न हमने कोई घड़ी बनाई, न हमने कोई साइकिल बनाई, न हमने कोई हवाई जहाज बनाई, न हमने कोई टेलीफोन बनाया, न हमने कोई इंटरनेट बनाया, न हमने कुछ नहीं बनाया। हमने एक भी चीज का आविष्कार नहीं किया। वो आविष्कार जितने भी हुए हैं वो यूरोप के अंदर में और अमेरिका के अंदर में हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है। हम तो सिर्फ है वो डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं कि बीए कर दी, सब हमारे छोरे तो एमए कर दी। अरे एमए बीए किस काम की, जब दुनिया किस तेज गति से, दुनिया के अंदर में नॉलेज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उस तक कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे तो हम दुनिया के साथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अमेरिका वाले तो पूरे जो है आविष्कार करके, और वो हम लोग जो है डिग्री लेने के बाद जॉब को पकड़ने के लिए जाते हैं। हम लोग जॉब सीकर हैं, हम नौकरियों के पीछे भागते हैं। हमको हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से टर्न करना है कि हम जॉब सीकर की बजाय हम जॉब क्रिएटर बने, हम नौकरियां देने वाले व्यक्ति बने। हमारे अंदर में इतने अच्छी प्रकार का ज्ञान हो, इतना अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज हो, हम ऐसे इंजीनियर डॉक्टर क्रिएट करें कि हम नौकरी लेने की बजाय 10 आदमियों को नौकरी देने वाले बने। और वो तभी हो पाएगा जब समाज का शिक्षा के ऊपर में खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। अब मर्ती बोझ बंद करने के लिए क्या, किसा टापरों ने तो पढ़ा हुआ नहीं, सर टापरों नहीं पढ़ाते हूं, मैं तो मर्ती बोझ ही कर दे। उन लोगों को यह पता नहीं है कि पैसा कैसा खर्च होता है पढ़ाई के अंदर में। जो शहर की कम्युनिटीज है, माथुर साहब है, महेश्वरी साहब है, वो तो अपने बच्चों को अमेरिका में भेज के 1 करोड़ रुपए की फीस भर करके अमेरिका की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर में पढ़ा रहे। वो तो बच्चे आपसे आगे निकलेंगे ही निकलेंगे। और आपके माँ बाप जो है और हम लोग गांव के लोग हैं, इस प्रकार की कुरीतियों के अंदर में पड़े हुए हैं कि हमारे पास पैसा हो नहीं हो, हम लोन लेके कर्जा लेकर के अपने बच्चों के ऊपर में कर्जा चढ़ा करके वो उसको हमारे मरने के बाद बच्चे 10 साल तक उसका ब्याज भुगतते रहेंगे। इस प्रकार के चीजों को हम पकड़ करके बैठे हुए हैं। जैन समाज के अंदर में 3 दिन का 12वां होता है। 3 दिन के बाद में जाकर के दुकान खोल देते हैं। हम पूछते हैं अपने जैन फ्रेंड्स को कि यार मैं तो 12 दिन तक बैठा रहा हूं भाई, 3 दिन में क्यों खोलो? तुम्हारा जैन समाज का दोस्त है थे तो 12 तक बैठा रहो, पर मैं 3 दिनों ज्यादा बैठा मैं 12 दिन तक बैठ रहा तुम्हारे हैं ग्राहक जाई पर आपस में बैठा रहा ठंडन गोपाल। 12 दिन के बाद हमारे पास दुकान में तो कोई को आवे नहीं। उनकी मजबूरी है कि 3 दिन के अंदर में सब कुछ खत्म करके वापस जाते हैं और अपनी दुकान खोलते हैं। महेश्वरी समाज, माथुर समाज बहुत अच्छे दोस्त है हमारे। हम जाते हैं, कोई चाय तक के लिए नहीं पूछता है, वो चाय के लिए भी पूछते हैं कि चाय पीनी है सर। मौत जहां होती है वो इतना पूछते हैं कि चाय चली। अब यदि एक बार गर्दन हटा देते हैं कि चले कोई नहीं, तो दोबारा आपको कोई चाय के लिए भी नहीं पूछता है। और उनके मौत के ऊपर में 10,000 15,000 से ज्यादा खर्चा नहीं होता है। उसके अंदर में वो संस्कार दाह संस्कार वगैरह वो सब शामिल है। कोई भी उनके घर में पानी पीता नहीं है, क्योंकि मौत है, दुख है। दुख को बांटने के लिए जा रहे हैं हम, दुख देने के लिए नहीं जा रहे हैं। यदि हम उस आदमी के ऊपर में खर्चा कर रहे हैं, उसका ऊपर में कर्जा चढ़ा रहे हैं, तो हम उस दुख बांटा क्या है? हमने तो आदमी को दुख दे दिया, उसके बच्चे उस दुख को भुगतेंगे। तो इस चीज को हमको समझने की आवश्यकता है कि ये चीजें हैं बड़ी खतरनाक है। ये समाज को नीचे रख रही है, समाज को बर्बाद कर रही है। और उसी के साथ साथ में जब ये मौत मृत्यु बोध होते हैं तो हम 500-700 इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं पे अमल घोटना शुरू कर देते हैं, वहीं डोडा घोटना शुरू हो जाते हैं। बाबा बैठा हुआ है वहां पे और बाबा के साथ में उसका पोता भी बैठा हुआ है। जब पोता बैठा हुआ है साथ में तो बाबा जब अमल घोट रहे हैं तो पोता देख रहा है
और बाबा वो बीड़ी भी पी रहे हैं, बाबा फ्री की मिली हुई सिगरेट भी पी रहे हैं, और वहां पे जो 3 तरह की कॉफी आ रही है वो भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। तो वो जो नशा का जो जाल है वो उस छोटे से बच्चे की आंखों के सामने चल रहा है। तो बच्चा देख रहा है कि यार इनमें तो बाबू ही पियन, मोमो ही पियन, बड्डो ही पियन है, हैंग पियन, इन बात किन मजो वेला जन ही पिए। जब वो उस बच्चे के दिमाग के अंदर में बचपन से ही वो चीज बैठ जाती है कि नशा अच्छी चीज है। जब उसके दिमाग में सब ऐसी बैठ जाती है तो बड़ा होकर के वो भी नशा करता है। जब देखेगा तो नशा करेगा। हमको जाजम के ऊपर में किसी प्रकार का कोई नशा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों की आंखों के सामने नशा नहीं पड़ना चाहिए। शहर के पढ़े लिखे आदमी यदि सिगरेट भी पीता है तो वो घर में घुसने के बाद में कभी सिगरेट नहीं पीता अपने बच्चों के सामने। ऑफिस के अंदर में भी किसी दूसरे के सामने आदमी को सिगरेट नहीं पी सकता है। कानून बना हुआ है कि आप दूसरे को देखा करके सिगरेट पी रहे हो तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। सिगरेट पीने के लिए अलग से रूम बना होता है, अलग से कॉर्नर बना होता है। उस कॉर्नर में जाकर के आपको सेपरेट सिगरेट पीना यदि पीना है तो, क्योंकि दूसरों को दिखाएंगे, दूसरे का मन हो जाएगा सिगरेट पीने का, इसका मतलब आप दूसरे को नशेदार कर रहे हो। तो ये सब चीजें हैं बच्चों, आपको सब सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। आपके अंदर में इस प्रकार के अच्छे संस्कार आएंगे। आप जब अच्छे गुण वाले व्यक्ति बनोगे, देश के मजबूत नागरिक बनोगे, आप मानसिक रूप से मजबूत होगे, फिर देश मजबूत बनेगा। मैं मिलिट्री अफसर हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सुन करके हैरान हो जाओगे। 2018 में मैं कश्मीर में था। 2018 के अंदर में कुछ आतंकवादी पकड़े हमने, हमारी जो मतलब आर्मी ने पकड़े। उनके अंदर में कुछ कागज उनके बैग के अंदर में मिले, उनके काजू बादाम वगैरह वो साथ में रखते हैं और कुछ खजूर वगैरह खाने के लिए रखते हैं ताकि 2-3 दिन जंगल के अंदर में बैठे रहें तो भी उनको भूख नहीं लगती। ऐसे आइटम वो खाते हैं, उनको शरीर में भूख नहीं लगती है। उसमें कुछ कागज पकड़े थे, उसमें एक नक्शा था और उस नक्शे के अंदर में जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोटो बना हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1965 के अंदर में यूनाइटेड नेशंस के अंदर में एक भाषण दिया था कि हम भारत 1000 साल का युद्ध लड़ेंगे, उसके खून को टपकाएंगे और भारत को कमजोर करेंगे। और उसी पॉलिसी के तहत वहां से हेरोइन, स्मैक वगैरह वगैरह वो भारत के अंदर में आती है। उसके अंदर में क्लियर लिखा हुआ था, उनको जो आतंकवादी थे उनको एक डायरेक्शन दी गई थी कि भारत के नौजवानों को नशेदार बनाओ। भारत के नौजवान कमजोर हो जाएंगे, नशे के अंदर में पड़ जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर में नशा हावी हो जाएगा तो भारत अपने आप कमजोर हो जाएगा। भारत को एक मजबूत नागरिक नहीं मिलेंगे, भारत को मजबूत सैनिक नहीं मिलेंगे, भारत के कारखानों के अंदर में काम करने वाले मजबूत नागरिक नहीं होंगे। दिमाग उनका संकुचित हो जाएगा तो वो साइंस और विज्ञान के अंदर में किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती है, चाहे वो चारों तरफ में कहीं भी हो, चाहे वो बहुत दूर हो या नजदीक हो, पड़ोस में हो, ये सभी ताकतें जो भारत से ईर्ष्या रखती है, भारत के नौजवानों को कमजोर करना चाहती है। इसलिए हम सभी नागरिकों का, सभी बच्चों का, सभी पेरेंट्स का, सभी गुरुजनों का हमारा स्पेशल दायित्व है कि हम इससे आगाह करें और ये जो बच्चे इस प्रकार की लत के अंदर में पड़ते हैं, इससे लत से दूर करें, इनके ऊपर में मॉनिटरिंग रखें, उनको सहयोग करें, उनसे लगातार बातचीत करें। कोई भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चे से शाम को बैठ करके 2 घंटा, आधा घंटा, जो भी उसके पास टाइम हो, जरूर से जरूर बातचीत करे और उससे पूछे कि बच्चा आज कहां गया था, किसके पास था, कौन तेरा दोस्त है, कहां पढ़ता है, कहां ट्यूशन जाता है। ये सब पूछना बहुत आवश्यक है। उसके मोबाइल फोन को भी चेक किया जा सकता है कि वो किस प्रकार के वीडियोज उसके अंदर में देखता है, क्योंकि वो गलत लोगों के संपर्क में है तो कालिया रे भेड़ो धोलियो रेवे, जो रंग नहीं लिया तो लखड़ जरूर देवे है। तो वहां पर जो कहीं टाबर कहीं कालिया भेड़ा तो नहीं जावे, तो कहीं गलत संगत रे मोए तो नहीं है। गलत संगत रे मोए यदि कोई बच्चों पड़ गो तो उन्हें बाद रे मोए 2-3 साल गलत संगत में रह जावे तो उन्हें बाद में निकालना बड़ा मुश्किल पड़ जावे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि बैड हैबिट्स आर लाइक ए कोजी बेड इन विंटर, इट इज वेरी इजी टू गेट इनटू इट बट वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। मैं रिपीट करता हूं, बैड हैबिट्स आर लाइक ए कोजी बेड इन विंटर, इट इज वेरी इजी टू गेट इनटू इट बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। यानी कि जो बुरी आदतें होती हैं वो सर्दियों के गर्म बिस्तरे के जैसी होती है। सर्दियों के गर्म बिस्तरे के अंदर में घुसना तो हम सभी को आसान लगता है, परंतु उसमें से बाहर निकलने में मौत आती है। रात 12 बजे यदि कोई कहे कि मां छोरा उठ, वो दरवाजा खोल तो कोई आवे बारे तो कि मां तू ही खोल दे, मन तो ही गणो लागे। उस गर्म बिस्तरे में से बाहर निकलना मुश्किल होता है।
ये बुरी आदतें भी इसी प्रकार की हैं कि उसमें से बाहर निकलना हम सभी के लिए मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हमारे युवा यदि नशे की लत से दूर रहेंगे, उनके अंदर में अच्छे संस्कार रहेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, तभी जाकर के हम देश को मजबूत करा पाएंगे। परिवार के लिए बच्चे सबसे बड़े एसेट हैं। हम वो कुर्तियों के अंदर में तो 5-5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, पर बच्चे को 1 साल के अंदर में 1 किलो बादाम भी नहीं खिलाते हैं, उसको ठीक से दूध नहीं पिलाते हैं, उसको न्यूट्रिशियस फूड नहीं खिलाते हैं। जब न्यूट्रिशियस फूड नहीं खिलाएंगे, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, तो वो क्या खाक डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा? तो वो खाक जो है वो साइंटिस्ट बनेगा। आप आशा करते हो कि उसको टाइम से ठीक से खाना तो दूध नहीं मिले और वो आपका बच्चा वैज्ञानिक बन जाएगा? कभी नहीं बन सकता है। उसको न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। हमको इस प्रकार का फालतू के अंदर में जो भी पैसा खर्च हो, वो सब पैसा कंट्रोल करके ये पैसा पूरा का पूरा कन्वर्ट करना चाहिए एजुकेशन फील्ड के लिए। जो समझ गया परिवार वो तो अपना विकास कर लेता है, परंतु जो नहीं समझा है वो गरीब रह जाता है। हमको कलेक्टिवली सोसाइटी के तौर पे इस प्रकार के काम करके, खती साहब की मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं, मेघवाल समाज को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी योजनाएं चला करके, जिसके अंदर में उन्होंने एक गोद योजना, अध्ययन गोद योजना चलाई है कि अध्ययन गोद योजना, जिसके अंदर में जो पैसे वाला आदमी होता है किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए गोद लेता है कि मेरे पास पैसा है, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं गोद ले लूंगा, इस बच्चे की पूरी पढ़ाने की मेरी जिम्मेवारी है। क्या गजब की योजना बनाई है। पैसे वाले लोग इसी प्रकार समाज को ऊपर लाने के लिए योगदान दे रहे हैं। इन्होंने मृत्युबोध वगैरह सब तकरीबन बंद कर रखा। खती साहब से अभी मेरी बात हो रही थी कि वहां इस साइड के अंदर में अपना वो कौन सा एरिया, धोरीमना एरिया के अंदर में 90% लोगों ने मृत्युभोज खाना छोड़ दिया, मृत्युभोज करना छोड़ दिया है, और इस प्रकार जो पैसा बचता है वो सामाजिक संस्थाओं के अंदर में, शिक्षा के अंदर में लगा रहे हैं। तो ये समाज, आने वाले समाज, जब समाज का पैसा शिक्षा के अंदर में इन्वेस्टमेंट होगा, आने वाले 15, 20, 30 साल के अंदर में देख लेना, इनके समाज का बच्चा हर जगह पे अच्छी पोजीशन पे होगा। क्यों? क्योंकि आज ये पढ़ाई का पैसा उस पढ़ाई के अंदर में लगा रहे हैं। पढ़ाई के अंदर में लगाएंगे तो निश्चित तौर से बच्चे वो नौकरियों में भी जाएंगे और खुद का व्यवसाय भी बनाएंगे। जरूरी नहीं है पढ़ने के बाद आदमी नौकरी पे जाए, पढ़ने के बाद आदमी व्यवसाय करे तो 10 लोगों को नौकरी दे देता है, परंतु पढ़ाई जरूरी है और पढ़ाई से उसका दिमाग खुलता है। तो बहुत जरूरी है, नशे से दूर रहें। और लास्ट के अंदर में मैं हर आदमी को यह कहता हूं कि गांधी की और अंबेडकर की और स्वामी विवेकानंद की किताबों को जरूर पढ़ें। अंग्रेजी में कहावत है कि रीडर्स बिकम लीडर्स। रीडर्स बिकम लीडर्स का मतलब है कि जो पढ़ेगा वो बड़ा आदमी बनेगा। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर भी कोई बड़ा आदमी इंटरव्यू देता है तो इंटरव्यू में, टीवी के इंटरव्यू में, उसके पीछे की साइड के अंदर में किताबों की अलमारियां जरूर नजर आती है। कोई भी आदमी इंटरव्यू देता है टीवी में, बड़ा आदमी, चाहे जयपुर में दे, दिल्ली में दे, बेंगलोर में दे, कहीं भी दे, तो उसके पीछे किताबें नजर आती है। इसका मतलब है कि वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसने किताबें पढ़ी है। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है। जैसा आप पढ़ोगे उसी से आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसी किताबें पढ़ोगे इसी प्रकार के आपके विचार बनेंगे। अच्छी किताबें के पढ़ो। मैं आपको ये 10 किताबों के, 15 किताबों के नाम आपके लिए लेकर आया हूं और आपको लिख करके मैं इन किताबों को सबको पढ़ चुका हूं और आपके लिए नाम लाया हूं। मैं आपके प्रिंसिपल साहब दीपाराम जी से निवेदन करूंगा कि ये किताबें स्कूल के अंदर में मंगा के रखें और कंपलसरी करें कि हर बच्चा इन किताबों को पढ़े। तो ये जब किताबें पढ़ोगे तो आपके विचार अपने आप बदली हो जाएंगे, आप अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। किताबें हैं महात्मा गांधी की बायोग्राफी, डॉक्टर अब्दुल कलाम की बायोग्राफी, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु गोविंद सिंह, जनरल साम मानेकशॉ, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में विदेशी लेखक हैं दलाई लामा, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, नेल्सन मंडेला, अरस्तु, प्लेटो, नेपोलियन बोनापार्ट। इन लेखकों को आपने जब पढ़ लोगे तो आपके विचार परिष्कृत हो जाएंगे। जब आपके विचार बहुत अच्छे हो जाएंगे तो आप अपने आप आगे रास्ते पे चल जाओगे और आपका दिमाग जो है ना, और किताबें पढ़ने के लिए आपको मांगेगा मोर मोर मोर। ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, बोर इट गेट्स, बोर इट वॉन्ट्स, बट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। आदमी का दिमाग ऐसा है कि एक बार पढ़ना शुरू कर दे कि पढ़ने की लत लागू हो गई तो वो खूब किताबें पढ़ना शुरू कर देगा। मैंने पिछले अपने 40 साल की फौजी नौकरी के अंदर में, 58 साल की उम्र के अंदर में 1000 से ज्यादा किताबें अपने पैसों से खरीद करके पढ़ी है। 1000 से ज्यादा किताबें, और वो किताबें मेरे घर के अंदर में, लाइब्रेरी के अंदर में पड़ी हुई है। तो ये मैं साहब से निवेदन करूंगा कि इसका फोटो खींच के रख लो और ये कागज मेरे को वापस कर दो ताकि इन किताबों को आप मंगा सके स्कूल के अंदर में। साथ में एक पर्यावरण का संदेश देना आया हूं मैं आपको।
और साथ साथ के अंदर में एक और बढ़िया सी एक आदमी यहाँ पे आपको अमराराम जी बोस और कालूराम जी माली, इनका नाम आपके सामने लेना चाहूंगा। ये जो आपके